नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856400969606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक नया मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज AFSPA, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अर्थात AFSPA का आलोचनात्मक विश्लेषण दें। आंसर की शुरुआत हम बताते हुए करेंगे कि AFSPA यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब फोर्स में आया। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में फोर्स में आया था। पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब डिस्टर्बेंस देखा गया था उस टाइम पे, और उसके बाद 1990 में ये जम्मू एंड कश्मीर में फोर्स में आया था। अभी तक अधिनियम जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू है। एट प्रेजेंट भी ये एक्ट इन हिस्सों में लागू है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की शक्ति प्रदान करता है आर्म फोर्सेस को डेजिग्नेटेड एरियाज में, जो डिस्टर्ब्ड एरिया डेजिग्नेट होते हैं, जिनको सेक्शन 3 के अंदर राज्य सरकार या राज्य सरकार या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डेजिग्नेट करता है एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। और डिस्टर्ब्ड एरिया में आर्म फोर्सेस को ये पावर दी जाती है कि वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकें। तो ये एक इम्यूनिटी इनको होती है ओपन फायर करने से। यहाँ पे आग लगाना नहीं, ओपन फायर मतलब गोलीबारी करने से, ओपन फायर करने से प्रोसिक्यूटेड होते हैं ये ऑफिसर्स, यानी इन्हें बिना वारंट के प्रवेश करने की किसी जगह पे आज़ादी होती है, तलाशी लेने की आज़ादी होती है, साथ ही साथ ओपन फायर करने की भी आज़ादी होती है, और संज्ञेय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भी आज़ादी होती है और उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये इनको हर तरीके की आज़ादी दी हुई है इस एक्ट के अंदर। इसके साथ ही साथ इन पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। तो इतनी पावर डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए आर्म फोर्सेस को प्रदान करता है ये एक्ट। और इस एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकीकृत होने पर भी रोक लगा सकती है आर्म फोर्सेस। फिर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं और बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं वहाँ तलाशी लेने के लिए, अगर इन्हें लगता है कि कोई टेररिस्ट वहाँ छुपा हुआ है और कोई रेबिलियन होने वाली है, इस तरीके की अगर कोई बात है तो ये बिना वारंट के ही तलाशी भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। और ये आग्नेयास्त्रों के कब्जे पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स पोजेस नहीं करेगा, आर्म फोर्सेस इस पर भी रोक लगा सकती है। फिर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए एक रिपोर्ट के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जाता है। एनी पर्सन अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी में बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद अ रिपोर्ट गिविंग अ कॉज टू अरेस्ट। फिर इसके अलावा एक अधिकृत अधिकारी के अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर इन एरिया में स्टेशन किया जाता है और उसने कोई भी एक्शन लिया होता है और उसे प्रोसिक्यूट करने की बात आती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। फिर अगर हम बात करें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है AFSPA की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1998 का, जिसका नाम है नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ। इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए थे, जिनमें से कुछ है कि सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा एक स्वप्रेरणा घोषणा की जा सकती है। हालांकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए, यानी सुओ मोटो डिक्लेरेशन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने के लिए। इसके अलावा AFSPA किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए मनमानी शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है, मतलब आर्बिट्रेरी पावर नहीं दी गई हैं। उसके बाद घोषणा समिति सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए। घोषणा की अवधि समीक्षा होनी चाहिए 6 महीने के अंदर, यानी द डिक्लेरेशन हैज़ टू बी फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन एंड शुड बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ डिक्लेरेशन 6 months
आफ्टर द 6 मंथ हैव एक्सपायर्ड, जो 6 महीने खत्म होने के बाद उसको रिव्यू किया जाना चाहिए जो डिक्लेयर किया गया था डिस्टर्ब्ड एरिया। उसके अलावा अफस्पा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऑथोराइज्ड ऑफिसर को मिनिमल फोर्स यूज करना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अधिकृत अधिकारी को सेना द्वारा जारी क्या करें और क्या ना करें का सख्ती से पालन करना चाहिए। तो जो ऑफिसर होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए डूज एंड डोंट्स जो कि आर्मी इशू करती है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, सारे पॉइंट्स बताए गए थे। यहाँ पे आप इंग्लिश वाला साइड देखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई है, तो मैं आपको इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देती हूँ कि क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इस एक्ट को। तो सबसे पहला रीज़न ये है इस एक्ट का सेक्शन 4 इस एक्ट का आर्म फोर्सेस को पावर देता है कि वो ओपन फायर कर सकें, यानी खुले में गोलाबारी कर सकें, जिससे कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया में तैनात किया गया है। तो इस पूरे एक्ट को इस ग्राउंड पर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, यानी कि ये मानव अधिकारों का हनन है कि आप किसी पर हमला कर रहे हैं और आप पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसलिए सेक्शन 4 की वजह से सबसे पहला क्रिटिसिज्म फेस करता है ये एक्ट। दूसरा क्रिटिसिज्म फेस करता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि खाली एक डाउट होने की वजह से आर्मी घुस गई है एरियाज़ में और उन्होंने गांव के गांव तबाह कर दिए हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे इंसर्जेंट्स रहते थे, वहाँ पे उग्रवादी रहते थे, उन्होंने शक के बेसिस पर तलाशी ली बिना वारंट के और पूरे के पूरे गांव उजाड़ करके रख दिए। दूसरा रीज़न ये है जिसकी वजह से एक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर सेक्शन 4 के ही अंदर ये कहा गया है कि बिना वारंट के नागरिकों को गिरफ्तार कर सकते हैं और उन्हें कई दिनों तक हिरासत में भी रखा जा सकता है, ये और क्रिटिसिज्म का ग्राउंड बनता है एक और। उसके अलावा धारा 6 की भी आलोचना की गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों के कर्मियों को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा अभियोजन से बचाता है। मतलब कि अगर आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पे डिप्लॉय हैं उन्होंने कुछ कर दिया है, अगर ऑफिसर को हटाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। फिर अधिनियम की आलोचना की जाती है क्योंकि आतंकवाद को रोकने और शांत क्षेत्रों में समान स्थिति बहाल करने में विफल रहा है। एक और क्रिटिसिज्म ये एक्ट फेस करता है क्योंकि जिस वजह से इस एक्ट को लाया गया था, इसे बनाया गया था, ये अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाया है और इंसर्जेंसी को और टेररिज्म को इतना रोक नहीं पाया है। एक और आलोचना यह है कि किसी विशेष क्षेत्र को अशांत घोषित करने के सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस कारण से मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामलों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। तो इस पूरे डिस्टर्ब्ड एरिया में जो भी आर्म फोर्सेस एक्शन लेती हैं उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता, जो कि फिर एक एंड में कॉन्सिक्वेंस ये निकल करके आता है, लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता है और इस ग्राउंड पर भी इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो उसके बाद इस एक्ट की कुछ बेसिक ज़रूरत भी है, कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया में इस एक्ट को लगाने की ज़रूरत भी है, और वो ज़रूरत क्या क्या है अफस्पा की, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए सेना को ये शक्तियाँ प्रदान करता है। तो आमतौर पर सेना के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं, जो कुछ स्पेशल केसेस में कुछ उग्रवादी इलाकों में सेना को शक्तियों की ज़रूरत होती है और ये एक्ट वो शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में विशेष संचालन की आवश्यकता होती है, और चूंकि सशस्त्र बलों के पास संविधान के तहत कोई पुलिस शक्ति नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय हित में इसे परिचालन उद्देश्यों के लिए विशेष अधिकार देना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो सशस्त्र बलों को न्यूनतम कानून की आवश्यकता होती है जो युद्ध क्षमता के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यानी जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो मिनिमम उन पर मिनिमम लॉज लगाए जाते हैं आर्म फोर्सेस पर, जिससे कि वो देश की सुरक्षा के लिए काम कर सकें। फिर अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी इस एक्ट की ज़रूरत है। फिर हम आगे का रास्ता सुझाएंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे कि किस तरीके से अफस्पा को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला है, अफस्पा की समीक्षा के लिए 2004 में एक जीवन रेड्डी समिति को नियुक्त किया गया था, और जीवन रेड्डी समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। पहली सिफारिश ये थी कि अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को 1967 के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में डाल देना चाहिए, यानी जो एसेंशियल प्रोविजंस एक्ट के, इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार को 6 महीने से अधिक के लिए सेना की तैनाती नहीं करनी चाहिए, यानी 6 महीने तक मिनिमम सेना तैनात हो, उससे ज़्यादा के लिए सेना तैनात नहीं करनी चाहिए।
फिर केंद्र सरकार राज्य के अनुरोध के बिना सशस्त्र बलों को तैनात कर सकती है, ये जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था। हालांकि 6 महीने के बाद स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए और तैनाती बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी होनी चाहिए, यानी 6 महीने तक तैनात कर सकती है फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 महीने बाद पार्लियामेंट फिर डिसाइड करेगा तैनात होगी कि नहीं फोर्सेस, और इसकी समीक्षा, इसे रिव्यू भी किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन। फिर गैर कमीशन अधिकारियों के पास आग लगाने की शक्ति जारी रह सकती है। यहाँ आग लगाना नहीं होगा, ओपन फायर होगा, ठीक है, ओपन फायर की शक्ति जारी रह सकती है। और केंद्र सरकार को प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए जहां अधिनियम लागू है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस सेल भी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ग्रीवेंस सेल में क्या, लोग अपनी शिकायतें जाहिर कर सकें जा करके, तो उनको उनका फ्रीडम मिलेगा, उनको उनके ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, इसलिए ग्रीवेंस सेल होनी चाहिए। फिर तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री थे वीरप्पा मोइली, उनकी अध्यक्षता में एक दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, यानी कि एक सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, और उन्होंने सिफारिश की थी कि अफस्पा को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और इसके आवश्यक प्रावधानों को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में शामिल कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि इस एक्ट को हटा देना चाहिए। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि जब आतंकवादी विरोधी अभियानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात आती है तो समस्याओं का सामना करने के लिए अभिनव उपायों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानव अधिकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सरकार और सुरक्षा बलों को सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जीवन रेड्डी आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इनोवेटिव मेजर्स ज़रूरी होते हैं जब देश की सिक्योरिटी के बारे में बात आती है, लेकिन उस टाइम पे भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, और जो कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने और जीवन रेड्डी कमीशन ने बताई हैं, उनका पालन करते हुए इस एक्ट को लगाया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।